And welcome to the YouTube channel Pine Coaching Classes. I am Dr. Meenakshi Gupta. So how are you all? Hope you all are doing very well in your studies. तो आज हम इस बुक का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बट इंटरेस्टिंग भी है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये ना बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है, उनको बहुत हार्ड लगता है। ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत सारे मॉडल्स और इंट्रोडक्शन दिए हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। बट अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो नाइन्थ क्लास का एक बहुत बड़ा चैप्टर जो कि मोस्टली एग्जाम पूछा जाता है वो आप कवर कर लोगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो चैप्टर 4 क्या है हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब हमने पढ़ लिया था कि जो भी मैटर होते हैं वो किसी ना किसी एटम से मिलके बनते हैं और सारे मैटर्स जो हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स हैं वो अलग अलग एटम से बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया था। सो इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। कि किसी मैटर को बनाने के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो एक या दो अलग तरीके के दो मिनिमम दो अलग अलग तरीके के एटम्स चाहिए होते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। उससे मिलके बनने वाले जो भी सब्सटेंसेस है, जैसे कि वाटर हो गया तो वो मॉलिक्यूल हो गया। एटम क्या हो गया? जैसे हाइड्रोजन एटम या ऑक्सीजन का एटम। तो वो क्या है? एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर के। द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। अब हमने एग्जिस्टेंस की भी बात करी थी लास्ट चैप्टर में कि वो स्टेबल होते हैं। मैटर्स जो है वो इसीलिए स्टेबल हो जाते हैं ड्यू टू द डिफरेंट एटम कॉन्स्टिट्यूइंग दैम, क्योंकि जो एटम उसके अंदर है उसी की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, वाटर अलग है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है। ठीक है, और वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, कितनी नंबर्स में कॉन्स्टिट्यूट करता है, उससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर बनते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट? वाई हाइड्रोजन का एटम जो है वो ऑक्सीजन के एटम से डिफरेंट है? एंड सेकेंड, आर द एटम्स रियली इनडिविजिबल? कि क्या सच में जो एटम्स हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते? इनडिविजिबल मतलब और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते एज प्रपोज बाय द डाल्टन, जो हमने लास्ट चैप्टर में बोला था। डाल्टन ने बोला था कि जो एटम्स हैं वो आगे डिवाइड नहीं हो सकते। और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम? कि या तो वो डिवाइड नहीं हो सकते, अगर डिवाइड हो सकते तो क्या एटम के अंदर कोई और भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो मिलकर एटम को बनाते हैं? क्योंकि अब स्टडी आगे बढ़ रही है ना? तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज हो रहे हैं। सो वी शैल फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम यही सी चीज पढ़ने वाले हैं। सो वी विल लर्न अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फर्दर जो रिसर्चेज हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, उससे पता चला कि एटम्स के भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसको डिवाइड किया जा सकता है। और उन एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड द वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ दिस पार्टिकल्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम। कि किस तरीके से वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एक एटम के अंदर अरेंज्ड होते हैं। अब एक बात है, जब कुछ भी नहीं पता होता फिर कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, फिर जो किसी ने एक्सपेरिमेंट किया उसको सही साबित करने के लिए जो फ्यूचर में नई चीज़ें आई हैं उसको यूज़ करके टेस्ट किया जाता है। तो या तो पुरानी चीज़ जो है वो सही साबित होती है कि वो करेक्ट थी, या उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बता देते हैं कि नहीं, जो पुराने वालों ने बोला है वो गलत है। बट जैसे एक लैडर होती है ना? 4 स्टेप पे जाने के लिए आपको हर एक स्टेप को क्रॉस करना पड़ता है। तो हर एक स्टेप क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप ना होता तो शायद हम थर्ड स्टेप तक पहुंच ही ना पाते। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत मेहनत करी और यहाँ तक पहुंचे। सो मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वाज टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एज वेल एज टू एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब एटम तक तो पहुंच गए। ठीक है, और जो इसके स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो भी वो बताएंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी बताएं। सो द एलुसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इज बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो
एल्यूसिडेशन होता है, एक्सप्लेनेशन है कि जो एटम्स का स्ट्रक्चर होता है वो बेस्ड है जब बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद हमें पता चला। सो वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशंस दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, कि जब एक इंडिकेशन था, ये बहुत ध्यान से समझना, कि कब हमने ये सोचा कि एटम्स जो है, ऐसा नहीं है कि वो डिवाइड नहीं हो सकते, तो फर्स्ट इंडिकेशन था कम्स फ्रॉम स्टडिंग द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कि कोई भी जो एटम था ना, अगर उसके ऊपर चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव का या नेगेटिव, इट मीन्स उसके अंदर ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एंड द कंडीशन अंडर विच द इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय द डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो ऐसी क्या चीज है कि उसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें ये शो करती थी कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल है। नॉट चार्ज्ड पार्टिकल इन मैटर, कि किसी मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स क्या है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैटर, लेट कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, तो कुछ एक्टिविटीज करी, जैसे कि कॉम्ब ड्राई हेयर। आपने एक्सपेरिमेंट कभी स्कूल में किया होगा, आप अपने ड्राई हेयर को जब कॉम्ब करोगे तो उसको स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर के पास लेकर जाओगे तो वो कॉम्ब जो है वो अट्रैक्ट कर लेता था, जबकि अगर आप नॉर्मली किसी कॉम्ब को पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करता। तो क्या हुआ कि वो जो कॉम्ब था वो रबिंग की वजह से चार्ज आ गया उसके ऊपर। सेकेंड, रब अ ग्लास रोड विद सिल्क क्लोथ, अगर किसी ग्लास रोड को आप सिल्क के क्लोथ से रब करोगे और उस रोड को पास में लेकर आओगे फूले हुए बलून के पास, ऑब्जर्व, तो वो भी क्या होगा, उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स उस पे चार्ज आ रहा है। फ्रॉम अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अलग अलग तरीके के चार्जेस हैं जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर दो अलग सेम चार्जेस होते तो एक दूसरे को रिपेल करते, दूर भेजते। फ्रॉम दीज एक्टिविटीज वी कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो क्या हमें इन एक्टिविटी से ये पता चलना चाहिए कि जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं या पास लेकर आते हैं रबिंग के बाद, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, अब ये चार्ज आया कहाँ से, ये क्वेश्चन एराइज हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मे बी एटम के अंदर कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं जिसपे चार्जेस हैं। सो दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल, तो ये सोच के ये हमें लाइन सही लग रही है कि हाँ, कि जो एटम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और वो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सो मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एन एटम, तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो इस चीज़ पे काम करने लगे कि पता चले कि जो एटम है वो चार्ज पार्टिकल से मिलके बना है। इट वाज नॉन बाय 1900 दैट द एटम वाज नॉट अ सिंपल, तो 1900 तक आते आते ही पता चल गया था एटम जो अभी तक पढ़ रहे थे वो इतना सिंपल नहीं है, इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको डिवाइड कर सकते हैं, बट कंटेन्ड एटलीस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, तब तक ये पता चल गया था कि एक तरीके का सब एटॉमिक पार्टिकल तो है ही, दो हो तीन हो नहीं है पता, लेकिन एक तो है ही। तो उन्होंने क्या किया, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय द जे जे थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन को किसने आइडेंटिफाई किया था, डॉक्टर जे जे थॉमसन ने आइडेंटिफाई किया था। एक सब एटॉमिक पार्टिकल का पता चल गया, और इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लिखते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सो इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, तो जब जे जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया उससे पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886, लगभग 24 ईयर्स पहले कुछ डिस्कवर किया था, द प्रेजेंस ऑफ द न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज, एक गैस के डिस्चार्ज में कुछ रेडिएशंस उन्होंने डिस्कवर करी थी, और उस रेडिएशंस को उन्होंने नाम दिया था कैनाल रेज। सो दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। देखो 1900 में तो इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, लेकिन उसके 24 ईयर्स पहले ही कुछ पॉजिटिवली चार्ज जो एटम्स के अंदर है उनका पता चला। ठीक है, रेडिएशंस विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, तो पहले पॉजिटिव का पता चला फिर नेगेटिव का पता चला। अब दो तरीके के पार्टिकल हो गए सब एटॉमिक। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज, अब ये जो ढूंढा था पॉजिटिव चार्ज, इस पे चार्ज तो होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइड टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको प्रोटॉन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, मतलब किसी एटम के अंदर अगर 4 प्रोटॉन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे।
5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है मैग्नीट्यूड मतलब नंबर सेम होंगे बट चार्जेस जो है वो डिफरेंट होंगे। प्रोटॉन में प्लस का होगा P4 प्रोटॉन P4 प्लस, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव का होगा, ठीक है। इट्स मास was approximately 2000 times as that of the electron। और जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है, लगभग 2000 टाइम्स, ठीक है, इतना ज्यादा है। सो दिस वाज गिवन द नेम ऑफ द प्रोटॉन, और इसको क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज द ई नेगेटिव एंड अ प्रोटॉन एज पी पॉजिटिव। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट। क्यों, तो किसी भी जो प्रोटॉन है इसको रिलेटिव मास बोलते हैं, उसके अंदर आगे आएगा, बट इसको रिलेटिव मास बोलते हैं कि एक प्रोटॉन है मतलब इसमें 1 यूनिट मास है, ठीक है। सो द मास ऑफ द प्रोटॉन इज टेकन एज अ 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही उस पे क्या होंगे, चार्जेस होंगे। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर टू बी नेग्लिजिबल एज इट्स चार्जेस -1। और इसके इलेक्ट्रॉन के मास को तो बहुत कम लेते हैं क्योंकि प्रोटॉन का तो बहुत ज़्यादा है, 2000 टाइम्स है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर ही नहीं करते हैं, ठीक है। और उसको -1 लिखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन -1, एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं E-। सो इट सीम्ड हाईली लाइकली दैट एन एटम वॉज composed ऑफ प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी तक हमें क्या पता चल गया कि जो एटम्स है वो प्रोटॉन से बनते हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन से बनते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आता है। म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, और एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। देखो, प्रोटॉन अगर 4 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, तो क्या हुआ, +4 और -4 आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, उन्होंने बैलेंस कर दिया। सो इट ऑल्सो अपियर दैट द प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम, फॉर वेयर एज द इलेक्ट्रॉन कुड इजिली बी फील्ड ऑफ बट नॉट द प्रोटॉन्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा भी एक्सपेरिमेंट से पता चला, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एटम के अंदर की तरफ होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की तरफ होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को तो आसानी से उस एटम से अलग किया जा सकता है, बट प्रोटॉन्स को नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अंदर की तरफ है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो हैवी है। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ द स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल ऑफ द एटम फॉर्म। अब ठीक है, इसमें एटम में इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, बट कैसा स्ट्रक्चर होता है वो क्वेश्चन एराइज हुआ। सो वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो। तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलने वाला है। The structure of the atom, very important. We have learned Dalton's atomic theory in chapter 3। चैप्टर 3 में हमने पढ़ लिया। अगर आपने किए नहीं उसको चैप्टर को पढ़ा है तो पहले जाके आप उसको प्रॉपरली स्टडी करो, तब आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। विच सजेस्टेड दैट द एटम वॉज इनडिविजिबल, जो कि डाल्टन की थ्योरी क्या कहती थी कि एटम को तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, और एटम्स को हम डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते। बट द डिस्कवरी ऑफ द टू फंडामेंटल particles, electrons and the protons inside the atom led to the failure of this aspect of the atoms, Dalton's atomic theory। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फाइंड आउट कर लिया तो इसने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को नलीफाई कर दिया, इससे फेलियर हो गया। बट अगर डाल्टन ऐसा नहीं ढूंढते, एटम ही नहीं ढूंढते, तो यहाँ तक हम नहीं पहुँचते। तो किसी का भी वर्क जो है वो वेस्ट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेप, अगेन मैं कहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी होगी वो फेल हो गई। इट वॉज देन कंसिडर नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन आर अरेंज्ड विद इन अ एटम। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन है, अब किस तरीके से एटम में अरेंज्ड होते हैं वो हमने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाना है। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो साइड बाय साइड काम कर रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसको अपनी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत सारे मॉडल्स आए जिसमें से इंपॉर्टेंट मॉडल्स हम इस पे पढ़ेंगे। एक है जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज द मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो जे थॉमसन वही थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले इस एटम के स्ट्रक्चर का मॉडल दिया। तो थॉमसन का मॉडल क्या था, द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, ये पूछा जाता है। थॉमसन्स प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ द क्रिसमस पुडिंग। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एटम का मॉडल है ना वो क्रिसमस पुडिंग जैसा होता है। The electron in a sphere of positive charge were like currents dry fruit in a spherical Christmas pudding। कि ये जो पूरा आप डार्क देख रहे हो ना ये तो पुडिंग है,
पूरा सॉलिड है ना, ये तो पुडिंग है, ये है पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा, ये जो बीच का स्पेस है ये पॉजिटिव चार्ज है। और जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जैसे ड्राई फ्रूट डाले होते हैं पुडिंग के अंदर, वो इस तरीके से उसके अंदर होते हैं। सो वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन। वाटरमेलन का एक्सपेरि वो भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है, वो तो हो गया प्रोटॉन के टाइप पॉजिटिव, उसके अंदर जो उसके सीड्स हैं ब्लैक, वो हो गए इलेक्ट्रॉन। So the positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electron are studied in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon. तो ये जो थी, ये थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम था। लेकिन हम एग्जाम्पल तो दे रहे हैं वाटरमेलन और पुडिंग का, बट एटम जो होते हैं वो तो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। बट ये वाटरमेलन ये जस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए दिया है कि थॉमसन की मॉडल क्या था एटम का। राइट। The J.J. Thomson, a British physicist, was born in Chatham Hill, a suburb of the Manchester, on the 18 December 1856 में उनका बर्थ हुआ था। He was awarded the Nobel Prize in the Physics. उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था in the 1906। 1900 में उन्होंने डिस्कवरी दी थी। एंड फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी एट द कैम्ब्रिज फॉर द 35 ईयर्स। उन्होंने एक लेबोरेटरी थी कैवेंडिश, कहाँ पर थी, कैम्ब्रिज में, उनको उन्होंने 35 ईयर्स दिए अपने। एंड द 7 of his रिसर्च असिस्टेंट सब्सिक्वेंटली वोन द नोबेल प्राइजेस। और उस टाइम पे जो उनके साथ में काम करने वाले 7 रिसर्च असिस्टेंट्स थे, उनको भी बाद में नोबेल प्राइज मिला। थॉमसन्स प्रपोज्ड, क्या प्रपोज किया उन्होंने, एन एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। कि जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, पूरा भरा हुआ पॉजिटिवली चार्ज, ये पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स, मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं उसके अंदर। राइट। द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी की वजह से जो एटम होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। मतलब अगर 5 पॉजिटिव है तो 5 ही नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे को ये न्यूट्रल कर देते हैं, तो एटम जो है वो स्टेबल हो गया और उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहा। सो ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन्ड दैट द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब थॉमसन ने ये तो बता दिया कि एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। बट जो एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट ने करे, उनमें जो क्वेरीज आई हैं, जो उन्होंने पता करा उस एक्सपेरिमेंट से, वो ये जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एज वी सी बिलो, जैसे कि हम आगे वाले मॉडल्स में देखेंगे जो और आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो एक साइंटिस्ट और हुए रदरफोर्ड, जो इन्हीं के ही स्टूडेंट थे, थॉमसन के ही स्टूडेंट थे, तो उन्होंने भी फर्दर स्टडी करी, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एंड हियर आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियोज गाइज, एंड होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।